हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ सीटीयू ड्राइवर और कंडक्टर के लिए रोड सेफ्टी एंड व्हीकल मेंटेनेंस के पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। रोड सेफ्टी एंड व्हीकल मेंटेनेंस से पार्ट 3 है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में कहता है कि यह चित्र किस आदेशात्मक संकेत M29 को दर्शाता है। मैंडेटरी साइन M29 ऑफ। फिगर शोज द मैंडेटरी साइन M29 ऑफ किसको दर्शाता है ये। तो ये दर्शाता है किसको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल आगे चलना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये साइन किसको दर्शाता है, केवल आगे चलना अनिवार्य, यानी कि कंपलसरी अहेड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि उद्योग से निकलने वाले शोर यानी कि नॉइस को किस संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो उद्योग से जो नॉइज़ आती है, यानी कि जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, वहाँ से जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, उसको किस संस्थान द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किस संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो जो फैक्ट्रियों या फिर उद्योग से जो नॉइज़ आती है उसको कौन कंट्रोल करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो कंट्रोल करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट से संबंध में देयता का प्रयोग किया जाता है। देयता किस धारा के अधीन शामिल है। लाइबिलिटी, वेयर एवर यूज्ड इन रिलेशन टू द डेथ ऑफ और bodily injured to any person include liability is respect in respect thereof अंडर सेक्शन। कह रहे किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में कहीं देयता का प्रयोग किया जाता है, तो देयता किस धारा के अंतर्गत शामिल आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, धारा 144 के अंतर्गत ये आता है। तो किस सेक्शन के अंतर्गत ये आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एल चिन्ह वाले वाहन को ओवरटेक करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि। तो बाय ओवरटेकिंग अ व्हीकल बियरिंग ऑन एल साइन केयर बिकॉज शुड बी टेकन बिकॉज। तो एल चिन्ह वाले साइन को ओवरटेक करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा सही लेन में जाने का इरादा रखते हैं। यह उनकी भावना को कम करता है। चालक जल्दबाजी कर सकता है और दुर्घटना का कारण बन सकता है। वे आमतौर पर शारीरिक रूप से फिट नहीं होते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चालक जल्दबाजी कर सकता है और दुर्घटना का कारण बन सकता है। द ड्राइवर में हैसन एंड कॉज एन एक्सीडेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि वैधता समाप्त होने से कम कितने दिन पहले परमिट के नवीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। A permit may be renewed before the date of its expiry on an application made not less than। तो वैधता समाप्त होने से कम कितने दिन पहले परमिट के नवीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, 15 दिन पहले जो है वो नवीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि यह दिया गया यातायात संकेत क्या दर्शाता है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये किसको दर्शाता है, संकेत आपको बताना है। तो आगे रास्ता नहीं है, ईटीसी लेन के लिए संकेत चिन्ह, बगल से रास्ता नहीं है, या एक्सप्रेस वे का चिन्ह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बगल से रास्ता नहीं है, यानी कि नो थ्रू साइड रोड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि जब किसी परमिट धारक की मृत्यु हो जाती है, तो उस वाहन को कब्जे में लेने वाला उत्तराधिकारी व्यक्ति उस परमिट का उपयोग कितने दिनों तक कर सकता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब किसी परमिट धारक की जो है वो मृत्यु हो जाती है, तो उस वाहन को कब्जे में लेने वाला उत्तराधिकारी जो होता है, वो व्यक्ति उस परमिट का उपयोग कितने दिनों तक कर सकता है। 3 महीने, 30 दिन, या फिर 45 डेज, या फिर 6 मंथ, 45 दिन, या फिर 6 महीने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 महीने तक उसका प्रयोग कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग मुख्यतः जनसंख्या के किस वर्ग के लिए है। तो द यूज ऑफ द जेब्रा क्रॉसिंग इज प्राइमली मेंट फॉर द विच सेक्शन ऑफ द पोल्यूशन पॉपुलेशन। तो किसके लिए ये, चालकों को अपने वाहनों को रोकने के लिए, पैदल चलने वालों को सड़क पर पार करने के लिए, यातायात पुलिसकर्मी के लिए, या फिर कुत्तों जैसे विभिन्न जानवरों के लिए सड़क पर पार करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैदल चलने वाले
को सड़क पार कराने करने के लिए जो है जेब्रा क्रॉसिंग का जो है प्रयोग किया जाता है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि चिन्ह M28 में अनिवार्य चिन्ह क्या दर्शाता है। तो जैसा कि आपको ये साइन दिख रहा है, तो ये किसको दर्शाता है? बाएं मुड़ना अनिवार्य, दाएं मुड़ना अनिवार्य, आगे चलना अनिवार्य या फिर बाएं रहना अनिवार्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाएं मुड़ना मुड़ना जो है वो अनिवार्य है। तो ये साइन जो है वो बाएं मुड़ना अनिवार्य दिखाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि धारा 47 के तहत जारी अस्थायी परमिट या धारा 88 की उपधारा 8 के तहत जारी विशेष परमिट को छोड़कर अन्य परमिट कितनी अवधि के लिए वैध होते हैं? तो कौन कौन से परमिट को छोड़कर, या तो धारा 47 के तहत जारी जो अस्थायी परमिट होता है, या फिर धारा 88 के उपधारा 8 के तहत जारी विशेष परमिट को छोड़कर अन्य परमिट कितनी अवधि के लिए वैध होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए जो है वो वैध रहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि वाहन चलाते समय चालक को किस पर प्रतिक्रिया करने से बचना चाहिए? अन्य चालकों के बुरे व्यवहार के लिए, होल्डिंग से व्याकुलता, फोन कॉल्स या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो वाहन चलाते समय चालक को अन्य चालकों के बुरे व्यवहार के लिए, होल्डिंग्स की व्याकुलता या फिर आपके पास फोन कॉल से क्या करना चाहिए? प्रतिक्रिया करने से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि परमिट धारक परमिट देने वाले प्राधिकारी की अनुमति से परमिट प्राप्त वाहन को किसी अन्य वाहन से बदल सकता है, जो होगा। परमिट जो धारक होता है, परमिट देने वाले प्राधिकारी की अनुमति से परमिट प्राप्त वाहन को किसी अन्य वाहन से बदल सकता है, जो होगा उसी कंपनी का, उसी रंग का, उसी के जैसा दिखने वाला या उसी प्रकृति का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसी प्रकृति का। तो परमिट धारक जो होता है वो परमिट देने वाला जो प्राधिकारी होता है उसकी अनुमति से अपने जो वाहन होता है, प्राप्त वाहन को किसी और वाहन से बदल सकता है, अगर वो उसी प्रकृति का है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, सेम नेचर का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस गियर की परिधि पर दांतों का विशेष कोणों से काटा जाता है? ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गियर द टीथ आर कट इन अ पर्टिकुलर एंगल। तो आपसे पूछ रहा है कि वो कौन से गियर होते हैं? गाड़ी का उपकरण, डबल पेचदार गियर, एकल पेचदार गियर या फिर उपरोक्त सभी से, डबल हेलिकल गियर, सिंगल हेलिकल गियर या फिर उन सभी के सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकल पेचदार गियर, यानी कि सिंगल हेलिकल के जो गियर होते हैं उसके अंदर जो होता है, जो टीथ होते हैं वो एक पर्टिकुलर एंगल पर कटे होते हैं, यानी कि जो गियर होते हैं वो किसी खास कोणों पर जो है वो कटे होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण का कारण बनता है? तो निम्न में से कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम वायु प्रदूषण का कारण बनता है? तो इसका सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो न्यूनतम वायु प्रदूषण का कारण बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि कोई क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी अनुबंध वाहन परमिट के लिए प्रस्तुत आवेदन पर किस धारा की उपधारा के प्रावधानों के तहत अनुबंध का वाहन परमिट प्रदान करता है? तो कोई क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी अनुबंध वाहन परमिट के लिए प्रस्तुत आवेदन पर किस धारा की उपधारा 3 के प्रावधानों के तहत अनुबंध वाहन परमिट प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 73। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि दिए गए चिन्ह को आपको पहचानना है कि ये क्या है, कैसा ये चिन्ह है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, नीचे एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इस जो चिन्ह है, दाएं पार्श्व सड़क है, यानी कि साइड रोड राइट है, या साइड रोड लेफ्ट है, बाएं पार्श्व सड़क है, विषम संगम सड़क, या फिर हम कहें स्टैकर्ड जो सड़क है, ऊबड़ खाबड़ सड़क है वैसी है, या फिर मुख्य सड़क है। तो ये चिन्ह क्या है? तो ये क्या है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाएं पार्श्व सड़क है, यानी कि साइड रोड राइट है ये। ठीक है ना, साइड रोड राइट है ये। तो दाएं पार्श्व सड़क है ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपके पास कि एग्जॉस्ट ब्रेक एग्जॉस्ट ब्रेक जो होती है, एन एग्जॉस्ट ब्रेक जो होती है, आमतौर पर किस इंजन में प्रयोग किया जाता है? एन एग्जॉस्ट ब्रेक इज कॉमनली यूज इन विच इंजन। तो इसको किस इंजन में यूज किया जाता है? डीजल, पेट्रोल, भाप या उपरोक्त सभी। तो इसको यूज किया जाता है डीजल इंजन में। जो एग्जॉस्ट ब्रेक होती है उसे डीजल इंजन में यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि परमिट धारक की मृत्यु के पश्चात उसके परमिट का उपयोग करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को उसकी मृत्यु के कितने दिनों के भीतर परमिट प्रदान करने वाले परिवहन प्राधिकारी को सूचित करना होगा? ठीक है ना, तो कह रहा है कि परमिट जो धारक की जो मृत्यु, अगर मृत्यु हो जाती है, तो उसके परमिट का उपयोग करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को उसकी मृत्यु के कितने दिनों के भीतर जो है परमिट प्रदान करने वाले
परिवहन प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तो मतलब जो उसकी मृत्यु हो जाएगी, अगर उसका परमिट कोई यूज़ करना चाहता है, तो उसकी मृत्यु का जो है सूचना जो किसको कितने दिनों के अंदर दे दीजिए चाहिए। तो 10 दिन हो गया, 20 दिन, 40 दिन या फिर 30 दिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 महीने के अंदर यानी कि 30 दिन के अंदर उसकी मृत्यु की जो सूचना है जो प्राधिकारी को दे देनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को जल्दबाजी में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, चालक को अचानक ब्रेक नहीं लगाना चाहिए और अचानक तेज नहीं करना चाहिए। ड्राइवर को टायर के दबाव को कम करना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो फिसलन भरी गाड़ी फिसलन भरी सड़क पर आपको ये सारे काम करने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि पहाड़ी पर गाड़ी चलाते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? ऊपर की ओर जाने वाले यातायात को रास्ता देकर प्राथमिकता देना, वाहन को ओवरलोड करना, मोड़ पर क्लच पैडल का प्रयोग करना और तंग मोड़ यानी कि हेयर पिन। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऊपर जाने वाले जो यातायात को रास्ता देकर प्राथमिकता देनी होती है पहाड़ी पर गाड़ी चलाते समय। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि पूर्ण यात्रा अथवा यात्रा के चरणों हेतु चालक के अतिरिक्त 6 यात्रियों को ले जाने के लिए किराया या पारित या पुरस्कार के लिए बनाया गया एक मोटर वाहन जिसमें जिसमें व्यक्तित्व यात्रियों द्वारा अलग अलग किराया दिया जाता है, क्या कहलाता है? इसको क्या बोला जाता है? तो मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड टू कैरी मोर देन 6 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर for hire or reward at separate fares paid by or individual passengers either for whole journey or for stage of the journey such type of vehicle is called। so क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है स्टेज वाहक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि ये आपको चिन्ह दे रखा है, ये इस M35 को दर्शाता है। ये M35 का चिन्ह है, तो आपको बताना है कि किसके लिए है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पर दिख रहा है हॉर्न निषेध, हॉर्न बजाना अनिवार्य, ऑटो रिक्शा पार्किंग या फिर साइकिल क्रॉसिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉर्न बजाना जो है वो अनिवार्य है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक अनुबंधित वाहन जो ऐसे विनिर्देशों के अनुसार संशोधित और विभिन्न उपकरणों से सुसज्जित व असुरक्षित किया जाता है, डैश कहलाता है। तो a contract carriage constructed or adapted and equipped and maintained in accordance with such specification as may be prescribed in the on behalf mean a। तो एक अनुबंधित वाहन जो ऐसे विनिर्देशों के अनुसार संशोधित और विभिन्न उपकरणों से सुसज्जित व अनुरक्षित किया जाता है, डैश कहलाता है। तो क्या कहते हैं उसे? उसे हम कहते हैं टूरिस्ट व्हीकल कहते हैं। ऑप्शन नंबर पर्यटक वाहन जिसे हम बोलते हैं, तो पर्यटन वाहन यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि किराया या कमाई हेतु यात्रियों को लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त या संशोधित कोई मोटर वाहन डैश कहलाता है। तो किराए या कमाई हेतु यात्रियों को लाने ले जाने के लिए जो मोटर वाहन होता है उसे क्या कहते हैं? पर्यटक वाहन, अनुबंधित वाहक वाहन, निजी सेवा वाहन या फिर सार्वजनिक सेवा वाहन। इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सार्वजनिक सेवा वाहन यानी कि पब्लिक सर्विस जो होता है व्हीकल, उसे ऑप्शन नंबर डी इसे नाम दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि कार्य के दौरान वाहन या ट्रेलर के साथ सभी उपकरणों सहित एक वाहन या ट्रेलर का भार परंतु एक चालक या परिचालक के भार को हटाकर डैश कहलाता है। तो कार्य के दौरान वाहन या ट्रेलर के साथ सभी उपकरणों सहित एक वाहन का जो भार होता है, ट्रेलर का जो भार होता है, परंतु उसमें चालक और परिचालक का भार जो हटा दिया जाता है, तो डैश कहलाता है। उसके क्या कहता है? बिना लादन के भार, एक्सेल भार या फिर लादन सहित भार या फिर भार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिना लदान के भार। ऑप्शन नंबर यानी कि अनलेडन वेट इसे हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के रोड सेफ्टी और व्हीकल मेंटेनेंस से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो इस तरह से मिलते हैं अगले पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।